हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। अच्छा, आप लोग जितने भी ये वीडियो देखते हैं मेरा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दिया है और आप लोग कौन सा जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाना शुरू कर चुके हैं। आप लोग अपना अपना कमेंट करिएगा। आज की क्लास में भारतीय संविधान की क्लास में आज हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका के बारे में, जो कि भाग 5 में दिया गया है। संघीय कार्यपालिका भाग 5 में दिया गया है और अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है कि संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ है? राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, क्योंकि या इनका जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी कि भारत के जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। और जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल जो है वो वास्तविक कार्यपालिका का काम करते हैं। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो देश का संवैधानिक प्रधान होगा। राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होंगे? तो वो राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति के लिए योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 58 में दिया गया है कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो पहला है कि सबसे पहली बात है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि उम्र 35 साल होनी चाहिए। ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता में उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 साल होनी चाहिए। और जो तीसरा है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए। और चौथा है कि चुनाव के समय किसी भी पद लाभ का पद धारण नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, चुनाव के समय अगर व्यक्ति राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या फिर किसी मंत्री परिषद का सदस्य है तो वो लाभ का पद नहीं कहा जाएगा। तो अनुच्छेद 58 में क्या है? योग्यता दी गई है राष्ट्रपति की। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग आएंगे? अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग आएंगे? तो निर्वाचित सदस्य आएंगे। कौन कौन से? अब इससे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है इसे। तो निर्वाचित सदस्य होंगे राज्यसभा के, लोकसभा के, राज्यों की विधान सभाओं के और पुदुचेरी व दिल्ली के विधानसभा के सदस्य, जो कि निर्वाचित सदस्य होंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं। अब देखते हैं कि पद की उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक व 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में चाहिए होता है। अब कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए उसे निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक व 50 सदस्य अनुमोदक के लिए चाहिए होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई गई है भारत में, जो कि अनुच्छेद 55 में दिया गया है। निर्वाचन संबंधी विवाद अगर होता है कि ये निर्वाचन जो है कि वो वैध है या अवैध है, इसका निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 56 में दिया गया है कि 5 वर्ष की अवधि, जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं तो उस तिथि से लेकर के 5 वर्ष तक जो है कि वो अपने पद पे बने रहेंगे। यदि 5 वर्ष के पहले ही वो अगर पद से उतर जाते हैं तो और चुनाव राष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं दूसरे, तो वो अपने पद पे तब तक रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। हालांकि 5 वर्ष समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पे रह सकते हैं जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता।
अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। भारत में ऐसा नियम है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। तो अनुच्छेद 57 वही कहता है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 60 कहता है शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है पद ग्रहण करने की। अनुच्छेद 61 में जो है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग। अच्छा, राष्ट्रपति पे महाभियोग करने का सिर्फ एक ही आधार है कि राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, और उन पे महाभियोग लाए जाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है कि आपके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है। और जिस संसद में, किसी भी संसद के द्वारा जो है ये महाभियोग लाया जा सकता है इनके ऊपर, और जिस संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश हुआ है, अगर वहाँ 2/3 सदस्यों से के द्वारा जो है पारित कर दिया जाता है ये महाभियोग प्रस्ताव, तो फिर ये जो ये प्रस्ताव है वो दूसरे सदन में जाता है और वहाँ इनके ऊपर जो दोष लगाए गए हैं उनकी जांच होती है, और अगर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। अनुच्छेद 61 का 1 वही संविधान का उल्लंघन करना ही राष्ट्रपति पे महाभियोग लाने का एक आधार हो सकता है। अनुच्छेद 56 का 2 कहता है कि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र, यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो अपना पद त्याग सकते हैं, तो वो अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देंगे, जिसकी सूचना जो है उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अनुच्छेद 62 का 1 कहता है कि निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले, अनुच्छेद 62(1) कहता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में निर्वाचन जो है वो उनकी पदावधि समाप्त होने से पूर्व करा लिया जाएगा। अनुच्छेद 63 का 2 कहता है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या फिर वो अपना त्याग पत्र देते हैं तो उस स्थिति में जो है कि शीघ्र से शीघ्र जो है कि चुनाव कराए जाते हैं और उस पद को भरा जाता है। ये अनुच्छेद 70 कहता है कि अगर राष्ट्रपति या राष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो उस स्थिति में जो है कि राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उनका निर्वहन कौन करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेंगे। वेतन एवं भत्ते। अब राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों की बात करें तो ये अनुच्छेद 59 के 3 में दिया गया है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, तो इनकी सैलरी 5 लाख होती है जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री है। राष्ट्रपति और उनकी उनकी पत्नी जो है कि पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं फ्री में। पेंशन इनका 1.5 लाख होता है मंथली, 5 लाख भी मंथली सैलरी होती है। अब हम राष्ट्रपति के कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जानते हैं। पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों में कौन कौन से सदस्य आते हैं। तो पहले हैं पीएम। भारत के जो पीएम है उनकी नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद के अन्य सदस्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, कैग, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, मेंबर ऑफ यूपीएससी, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और राजदूत, राजनयिक, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य। इतने सारे जो सदस्य, इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। विधायी संबंधी शक्तियों के बारे में जानेंगे अब। तो विधायी संबंधी शक्तियों में जो है राष्ट्रपति के पास
कौन कौन सी शक्ति है देखते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद में सत्र बुलाने का अधिकार है उनके पास, सत्रावसान करने का अधिकार है, लोकसभा भंग करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास है, कि वो जब चाहे तब लोकसभा को जो है कि भंग कर सकते हैं। सदनों में अभिभाषण करने का अधिकार अनुच्छेद 86 के तहत, अनुच्छेद 86 में क्या है कि सदनों में अभिभाषण करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। नई लोकसभा व प्रत्येक वर्ष जो पहला सत्र के आरंभ में अभिभाषण करने का अधिकार अनुच्छेद 87 के तहत। जब नई लोकसभा का निर्माण होता है या फिर जो पहला सत्र होता है साल का, उसमें पहला जो अभिभाषण है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही आरंभ किया जाता है अनुच्छेद 87 के तहत। पारित विधेयक अनुमोदन के बाद जो है पारित अगर कोई विधेयक पारित हो चुका है तो वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से विधेयक है जिसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है। तो पहला है नए राज्यों का निर्माण। यदि किसी नए राज्य का निर्माण करना है या फिर किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या फिर उसके किसी नाम में परिवर्तन करना हो, तो ऐसा जो विधेयक है उसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है। दूसरा है धन विधेयक। अनुच्छेद 110 के तहत जो है धन विधेयक अगर पेश करना है तो उसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी। तीसरा, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक। अनुच्छेद 117 3 के तहत तो संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक जितने होंगे उसको भी पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी। चौथा है राज्य हित में प्रभाव डालने वाले कराधान विधेयक। पांचवा है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य व समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 304 के तहत। इसे भी पेश करने से पहले राष्ट्रपति के उनकी जो पूर्व सहमति होगी वो अनिवार्य होगी। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 108 क्या कहता है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति को यदि संसद जो है किसी विधेयक पे सहमत नहीं है तो वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं दोनों सदनों की। अनुच्छेद 108 के तहत अनुदान की मांग जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी। यदि किसी अनुदान की मांग होनी है तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही होगी। अनुच्छेद 113 3 के तहत संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो है राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार है। मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। हाँ, पहले जो है था कि आंग्ल भारतीयों का मनोनयन भी किया जाता था। 2 आंग्ल भारतीयों को चुना जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसे 104 104 संशोधन के द्वारा जो है, जो कि अनुच्छेद 331 के अंदर था कि 2 आंग्ल भारतीयों का चुनाव राज्यसभा में किया जाएगा, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो अब राष्ट्रपति के पास जो है कि सिर्फ 12 सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता वाले ऐसे कोई भी 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा जो है चुन करके राज्यसभा में चुना जा सकता है। राष्ट्रपति के पास जो है कि संसद के स्थगन के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। हालांकि जो अध्यादेश होता है राष्ट्रपति का, इसकी जो वैधता है वो 6 महीने तक होती है। सैन्य शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित है। जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित है। राजनयिक शक्ति, इसके तहत जो है अन्य देशों के साथ यदि भारत किसी अन्य देश के साथ समझौता या संधि करता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। और विदेशों के लिए राजदूतों की नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रविलंबन कर सकते हैं, परिहार या फिर लघुकरण कर सकते हैं। और क्षमादान की जो याचिका है वो राष्ट्रपति के पास एक बार ही की जा सकती है। दूसरी बार क्षमादान की याचिका जो है राष्ट्रपति के पास नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है वो अनुच्छेद 352 से शुरू करके अनुच्छेद 360 तक उल्लेख किया गया है और इसे भाग 18 में रखा गया है। राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद के परामर्श से 3 प्रकार का आपात लगा सकते हैं। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगा सकते हैं। दूसरा है यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो उस कारण भी राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं अनुच्छेद 356 के तहत, यानी कि संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद 360 के तहत जो है राष्ट्रपति लगा सकते हैं और वित्तीय आपात जो है वो न्यूनतम कम से कम 2 महीने के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के अधीन जो है परामर्श ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई परामर्श दिया है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के सहमति से ही यदि कोई विधेयक जो है संसद द्वारा पेश किया जाता है तो वो राष्ट्रपति की सहमति से ही कानून या फिर अधिनियम बनता है। अनुच्छेद 111 के तहत क्या है कि विधेयक पर राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है। जब भी कोई विधेयक पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास जो है कि 3 ऑप्शन है। या तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या फिर विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। हालांकि इस टाइप का जो विधेयक होता है इसमें यदि विधेयक को बिना संशोधन के राष्ट्रपति के सामने जो है प्रस्तुत करे, संसद को जो पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक है उसे संसद अगर बिना किसी संशोधन के या फिर संशोधन करके राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को जो है कि अपनी स्वीकृति उस विधेयक पर देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति के पास जो है कि 3 प्रकार की वीटो शक्तियां मौजूद हैं। पहला है अज्ञातिक वीटो। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति जो है विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपनी राय के लिए सुरक्षित रखते हैं और इस प्रकार क्या होता है कि वह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इस वीटो शक्ति में क्या है कि जो विधायिका है यदि कोई किसी विधेयक को संसद राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद को लौटा देती है तो संसद अगर चाहे तो उस विधेयक में संशोधन करके या फिर संशोधन नहीं करके उस विधेयक को पारित कर देती है और फिर जो राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति जो है उस विधेयक पे अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। इस प्रकार से क्या होता है कि जो विधायिका है वो विधायिका द्वारा वो विधेयक पारित करके साधारण बहुमत द्वारा जो है कि निलंबनकारी वीटो को निरस्त किया जा सकता है। तीसरा है जेबी वीटो। विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं देना। इसका प्रयोग जेबी वीटो का प्रयोग जो है कि 2 बार किया जा चुका है। किसमें? तो 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। दूसरा 1989 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन इसी विधेयक के लिए भी
राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने जेबी वीटो का जो है कि प्रयोग किया था। धन विधेयक में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि धन विधेयक में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी होती है। संविधान संशोधन से संबंधित राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्तियां नहीं। अच्छा, संविधान संशोधन से संबंधित यदि कोई विधेयक संविधान संशोधन के मामले में है तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वां संशोधन 1971 में जो हुआ था उसके तहत जो है संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था। यदि कोई विधेयक संविधान संशोधन के लिए है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। स्टूडेंट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे होते हैं बीपीएससी के अलावा, हालांकि बीपीएससी में भी थोड़े थोड़े जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन जो होता है वो सब में सेम होता है। आप बीपीएससी दे लो, एसएससी दे लो, या फिर एसआई दे लो, या फिर सेंट्रल लेवल पे कोई एग्ज़ाम दे लो, सारे एग्ज़ाम में जो है कि स्टैटिक का जो क्वेश्चन है वो सेम ही होता है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अपनी रिवीजन को और अच्छा करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति के पास जो है कि राज्य विधायिका पर वीटो शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का जो वीटो है वो अनुच्छेद 200 के तहत आता है। अनुच्छेद 200 के तहत जो कि राष्ट्रपति के पास राज्य विधायिका पे वीटो पावर आता है। विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लाया जाता है। जब राज्य विधायिका कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लाती है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, राज्यपाल विधेयक पे अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, राज्यपाल अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और एक चौथा जो उसके पास विकल्प है कि राज्यपाल जो है विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख सकते हैं। अब जब विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रखा गया है, अनुच्छेद 201 के तहत ये है कि इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से? कि राष्ट्रपति चाहे तो राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पे अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या फिर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर राज्यपाल को यह निर्देश दे सकते हैं कि विधायिका ने जो विधेयक पारित किया है, राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को आप राज्य विधायिका को लौटा दीजिए पुनर्विचार के लिए। अब इस स्थिति में राज्य विधायिका चाहे तो वो विधेयक में संशोधन करे, या फिर बिना संशोधन किए ही विधेयक को पारित कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है उस पे उस अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि राज्य विधायिका जो है संसद के जैसे राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। अब राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशें वार्षिक वित्त विवरण यानी कि बजट जो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। बजट से क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 112 में दिया गया है बजट। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही इन सारे जो रिपोर्ट होते हैं, वित्त आयोग की सिफारिशें होती हैं, बजट होता है, महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट होता है, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के जो रिपोर्ट होते हैं उन्हें संसद के पटल पे राष्ट्रपति के द्वारा ही रखवाया जाता है। अब कुछ राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हुए थे वो हमारे पहले राष्ट्रपति हुए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं।
वीवी गिरी जो है ये निर्वाचन के समय, इनका जब निर्वाचन हुआ था तो पहले राष्ट्रपति हुए थे जिनका निर्वाचन के समय जो है दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी किनके निर्वाचन के समय? तो वीवी गिरी के निर्वाचन के समय। नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो एक बार चुनाव हार गए थे और उसके बाद फिर जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। हालांकि इन सब से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हुई? तो प्रतिभा पाटिल हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई थी। तो राष्ट्रपति में इतना ही। कल की क्लास में हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।